नमस्कार, मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो का उपादर्श राज्य संबंधी अध्ययन। प्लेटो का अंतिम ग्रंथ लॉज है, जो उसने अपने जीवन के संध्याकाल में लिखा और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 347 ईसा पूर्व में हुआ। लॉज उस व्यक्ति का उपहार है जिसने अपने जीवन की दोपहरी में रिपब्लिक के कल्पना लोक में विचरण किया था। लॉज में प्लेटो ने आदर्श एवं व्यवहारिकता का समन्वय करके उपादर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया। लॉज में वर्णित राज्य आदर्श एवं व्यवहार का मध्य बिंदु था। यह आदर्श तो नहीं था, पर आदर्श के निकट था। वस्तुतः आदर्श जितना अधिक लगा प्लेटो को था, उतना ही संभवतः अन्य राजनीतिक चिंतकों को कभी नहीं रहा। इसी कारण लॉज में वर्णित राज्य को उसने आदर्श के अधिक से अधिक निकट ही रखने का प्रयत्न किया। प्लेटो ने लॉज में यही प्रयत्न किया है कि आदर्श राज्य के उन सभी अंगों में इतना संशोधन एवं परिवर्तन कर दिया जाए कि आदर्श के निकटतम रहते हुए ही राज्य में व्यवहारिकता के गुण का समावेश हो जाए। इसलिए लॉज में उसने दार्शनिक शासक के स्थान पर कानून को प्रतिष्ठित किया। तो उपादर्श राज्य को दूसरा भी कहा जाता है कि प्लेटो के कानूनी राज्य संबंधी सिद्धांत या उपादर्श राज्य। न्याय सिद्धांत के स्थान पर आत्म संयम के सिद्धांत को उपादर्श राज्य में अंगीकार किया। साम्यवादी योजना को त्याग कर राज्य के सभी वर्गों को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन का अधिकार दिया तथा रिपब्लिक की शिक्षा योजना के स्थान पर एक संशोधित शिक्षा योजना को अपनाया। उसके आदर्श राज्य एवं उपादर्श राज्य में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं। वस्तुतः आदर्श राज्य एवं उपादर्श राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट हम करते हैं लॉज में वर्णित उपादर्श राज्य के प्रमुख सिद्धांत या लॉज में वर्णित कानूनी राज्य के सिद्धांत, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। फर्स्ट है आत्मसंयम का महत्व। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय को आदर्श राज्य का आधार माना है। लॉज में वह न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आत्मसंयम को आवश्यक मानता है। इसलिए वह उत्पादकों पर ज्ञानी दार्शनिकों के नियंत्रण को स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि ऐसा करने से समाज में विवेक, उत्साह और न्याय की प्रतिष्ठा होती है। आत्मसंयम के कारण विवेक अबाधित रूप से अपना कार्य करता है। यह राज्य की आधारशिला है। आत्मसंयम पर आधारित न होने वाला राज्य अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। यदि व्यवस्थापक ऐसे कारणों का निर्माण करता है जिससे लोग आत्मसंयमी बने, तो इससे 3 आदर्शों की प्राप्ति होती है: स्वतंत्रता, एकता और सूझबूझ। आत्मसंयम ही राज्य को पूर्ण एवं दोषहीन बनाता है। स्पष्ट है कि लॉज में प्रतिपादित राज्य रिपब्लिक के राज्य या नगर से भिन्न होगा। आत्मसंयम के कार्यों से निरपेक्ष विभेदीकरण की कल्पना नहीं रह जाती। फलस्वरूप लॉज में शासकों के पास राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अधिकार रहते हैं और शासितों के पास भी। शासक के पास व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार बना रहता है। साम्यवाद का परित्याग कर दिया जाता है। दूसरा सिद्धांत है कानून विषयक सिद्धांत। प्लेटो ने लॉज में कानून की पुनर्प्रतिष्ठा की है। उसने कानून के स्वरूप, आवश्यकता, स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है और राज्य में कानून की प्रभुसत्ता स्थापित की है। रिपब्लिक का आदर्श राज्य का शासन है जो कुछ विशेष ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किन्हीं सामान्य विनियमों का कोई अंकुश नहीं होता, जबकि लॉज में राज्य में कानून की स्थिति सर्वोच्च है तथा शासक और शासित दोनों ही इसके अधीन रहते हैं। प्लेटो द्वारा कानून की पुनर्स्थापना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
वह समझ चुका था कि दार्शनिक राजा अथवा आदर्श शासक का धरती पर मिलना दुर्लभ है, इसलिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी ऐसे स्वर्णिम सूत्र की आवश्यकता है जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांध सके और उन्हें कर्तव्य का भान कराता है। प्लेटो ने कानून को ही वह स्वर्णिम सूत्र माना है। प्लेटो ने कानून की पुनर्स्थापना की है, वह आज के कानून से भिन्न है। कानून से तात्पर्य मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों से है जो बुद्धि ग्राह्य हो। उसके अनुसार कानून का उद्देश्य शासन एवं समाज की दृढ़ता के लिए व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। वह कानून का शासन इसलिए स्थापित करना चाहता है क्योंकि कानून दर्शन तथा ज्ञान का साकार रूप है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य को दो कारणों से कानून की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम कारण है प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक हितों को समझने की क्षमता नहीं होती। दूसरा, यदि वह समझ भी जावे तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और वासनाओं के कारण उसके अनुकूल आचरण नहीं करता। इस प्रकार सामान्य हितों की सिद्धि के लिए कानूनों का अस्तित्व आवश्यक है। समाज के लिए क्या श्रेय है, क्या इसका सही उत्तर व्यक्ति सदा नहीं दे सकते, अतः उन्हें कानून का सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि कानून समस्त प्रकार के ज्ञान और अनुभव तथा मानवता से अपने आप को पशुता के ऊपर उठाने के लिए युग युगांतरकारी प्रयास की अभिव्यक्ति है। मनुष्य वासनाओं की वशीभूत होकर सामाजिक हितों के विरुद्ध कार्य करता है। कानून मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोकता है, अतः बुद्धि के इस पवित्र बंधन का सदैव पालन होना चाहिए। प्लेटो लॉज के उपादर्श राज्य में कानून को वही स्थान देता है जो उसने रिपब्लिक के आदर्श राज्य में बुद्धि को दिया था। लॉज के राज्य में बुद्धि कानून का मूर्त रूप धारण करती है। फलतः इस प्रकार के राज्य में सबसे बड़ा गुण आत्मसंयम है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक कानून का पालन करते हैं अथवा राज्य की संस्थाओं के प्रति उनके मन में आदर का भाव रहता है और वे कानून की शक्तियों की अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। प्लेटो के अनुसार कानून से व्यक्ति की भलाई की पूर्व शर्त को अपना कर्तव्य मानता है। अर्थात प्लेटो के अनुसार कानून से व्यक्ति की भलाई की पूर्व शर्त को अपना कर्तव्य मानता है। कानून मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है जिसका जन्म क्रमशः हुआ है। पुराने प्रचलित रीति रिवाजों में जो सर्वमान्य और योग्यतम तथा सद्गुण संपन्न थे, वे धीरे धीरे कानून बन गए। इस प्रकार युद्ध के परिणाम, आर्थिक दशाएं आदि कानून के निर्माता हैं। मनुष्य आवश्यकता के समय उपयोगी रीति रिवाजों एवं अभिसमयों को कानून को स्वरूप देकर उनकी सार्वभौमिकता को मान लेता है। प्लेटो ने बताया कि कानून का निर्माण एक कानून निर्मायक या संहिताकार द्वारा होना चाहिए। जब समाज में विद्यमान सभी वर्गों के नियमों और कानूनों में संघर्ष होता है तो इस संघर्ष को दूर करने के लिए संहिताकार कानून बनाता है। उन्हें कार्यान्वित करने का भार किसी नवयुवक शासक को दिया जाना चाहिए। प्लेटो ने बताया कि शासक को कानून के अनुसार शासन करना चाहिए। उसका विचार है कि राज्य को कानून के अनुसार होना चाहिए, न कि कानून राज्य के अनुकूल हो। सरकार को कानून के सेवक और दास की भांति राज्य का संचालन करना चाहिए। सरकार कानून में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक सरकारी अधिकारी जनता देववाणियों प्रस्तावित परिवर्तन का समर्थन न कर दे तथा यह एक विशेष रूप में आवश्यक न हो, तब तक कानून में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात इस प्रकार प्लेटो कानून की स्थिरता और ठोसता में विश्वास रखता है। प्रारंभ में कानूनों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु जब कानूनों की उपयोगिता निश्चित हो जाती है तो उनमें किसी के हित में परिवर्तन या फेरबदल नहीं होना चाहिए। प्लेटो प्रत्येक नए कानून के साथ उसकी प्रस्तावना को आवश्यक मानता है। कानूनों को स्थायी होने के साथ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि सभी मनुष्यों का कानून में विश्वास हो
अतः प्रस्तावना द्वारा लोगों को यह बता दिया जाना चाहिए कि कानून उन बातों की अभिव्यक्ति है जिनमें उनकी श्रेष्ठता है। ऐसा होने पर लोग स्वतः ही कानून की पालना में प्रस्तुत होंगे। इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। प्लेटो का कहना है कि कानून को क्रियान्वित करने के लिए लोगों का बौद्धिक विकास अत्यंत आवश्यक है। अतः राज्य को कानून पालन की नागरिकों की उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है इतिहास की शिक्षाएं। लॉज में प्लेटो ने बताया कि हमें भूतकालीन अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने इस ग्रंथ में इतिहास के आधार पर एक निश्चित शासन प्रणाली का समर्थन करता है जिसमें राज्य की सत्ता और जनता की सहमति को स्वीकार करता है। इतिहास के उदाहरणों के आधार पर उसने कानून के नियम और मिश्रित संविधान की व्यवस्था को पुष्ट किया। नेक्स्ट विशेषता है मिश्रित राज्य। प्लेटो ने लॉज में जिस उपादर्श राज्य की विवेचना की उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मिश्रित संविधान है, अर्थात मिश्रित राज्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लॉज में वर्णित उपादर्श राज्य के निर्माण के लिए राजा और प्रजा, धनी और निर्धन, बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी व्यक्तियों और वर्गों का सहयोग आवश्यक है। लॉज में वर्णित प्लेटो का उपादर्श राज्य राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक है। सेबाइन के शब्दों में लॉज में प्लेटो का मिश्रित राज्य राजतंत्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का समन्वय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो के मत अनुसार यदि राज्यों के पतन को रोकना है तो विरोधी शक्तियों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। मिश्रित राज्य के सिद्धांत द्वारा इन शक्तियों का सम्मिश्रण होगा और स्थिरता की स्थापना होगी। नेक्स्ट विशेषता है राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या। प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य की काल्पनिक भौगोलिक रूपरेखा खींची है। उसका मत है कि राज्य सागर तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि सागर तट के निकट होने से विदेशी व्यापारियों की उस पर सदैव की दृष्टि लगी रहेगी और रक्षा के लिए राज्य को बहुत सैनिक व्यय करना पड़ेगा। राज्य का समुद्र तट के निकट होना विदेशी वाणिज्य की भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना है। राज्य चारों ओर से सुरक्षित सीमाओं से घिरा हुआ हो ताकि अन्य राज्य उस पर सुगमतापूर्वक आक्रमण न कर सकें। राज्य में जहाज बनाने वाली लकड़ी भी नहीं होनी चाहिए ताकि वहां के निवासी जहाज का निर्माण करके दूसरे राज्यों के साथ व्यापार न कर सके। प्लेटो सामुद्रिक व्यापार का इसलिए निषेध करता है क्योंकि यह लोगों को व्यापारिक वृत्ति बना देता है। वे सौदेबाजी में पड़ जाते हैं और दोहरा व्यापार करना सीख जाते हैं। यह राज्य को भी मित्र रहित बना देता है। इस तरीके से यह राज्य को भी बेवफा और मित्र रहित बना देता है। वास्तव में सामुद्रिक राज्य की निंदा व्यापारी राज्य की निंदा थी। प्लेटो के मतानुसार राज्य कृषि प्रधान होना चाहिए क्योंकि राज्य को आत्मनिर्भर रहना आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो के मतानुसार राज्य को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जनसंख्या न तो 5040 से अधिक हो, न ही उससे कम। उपादर्श राज्य की भूमि उपजाऊ हो, उसका क्षेत्रफल काफ़ी अधिक हो ताकि जनता स्वस्थ और सुखी रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विशेषताएं हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।